गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हैं। लेसन 1 में हम आधुनिक यूरोप का उदय पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने आधुनिक काल की विशेषताएं, यूरोप का पुनर्जागरण, धर्म सुधार, राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीय राजतंत्रों का उदय, इसके बारे में हम पढ़े थे। अब हम अगले टॉपिक यूरोप का एशिया के साथ व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। नवजागरण के साथ ही महान खोज यात्राओं का युग भी प्रारंभ हो गया था। नवजागरण मतलब नए जागरण के समय, नए जब जागृति उत्पन्न होने लगी, उस समय जो महान लोग थे, वो खोजकर्ता जो थे, वो यात्राओं के बारे में या यात्राओं की खोज करने शुरू कर दिए। भारत और यूरोप देश के व्यापारिक संबंध बहुत पुराने थे। कहने का मतलब भारत जो और यूरोप का जो व्यापारिक संबंध था वो पहले से ही बहुत पुराना था। जल और थल दोनों ही मार्गों के से भारत तथा यूरोप के मध्य व्यापार होता था। एक तो थल मार्ग से होता था और दूसरा जल मार्ग। थल और जल मार्ग दोनों मार्गों से ही व्यापार होता था। पहला मार्ग क्या था देखते हैं। फारस के खाड़ी से जुड़ा समुद्री मार्ग था, जिससे इराक, तुर्क, टर्की, वेनिस और जिनेवा, इटली के साथ व्यापार होता था। पहला जो मार्ग था वो समुद्री मार्ग से होता था, जो क्या है, इराक, तुर्क, वेनिस, जिनेवा, इन स्थानों से व्यापार ज़्यादातर किया जाता था। दूसरा मार्ग मध्य एशिया से मिस्र होकर यूरोप के लिए जाने वाला कौन सा मार्ग था? थल मार्ग था, जिससे व्यापारियों के लिए दूसरा उपाय जो था वो थल मार्ग का उपाय था। अब आगे देखते हैं। इस प्रकार यूरोप के सभी क्षेत्रों में भारत की वस्तुओं के वितरण के लिए वेनिस और जिनेवा प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। भारत की जितने भी वस्तुएं थे उनका वितरण व्यापार करने के लिए एक वेनिस और जिनेवा व्यापार का मुख्य केंद्र था। इसी से होकर के व्यापार किया जाता था। इटली ने भारत की प्रमुख वस्तुओं के व्यापार पर अपना अधिकार जमाए रखने के लिए यूरोपीय शक्तियों की हिस्सेदारी समाप्त कर दी। मतलब भारत की जो वस्तुएं थी उन पर अपना अधिकार जमाने के लिए, उन पर अपना शासन करने के लिए वो यूरोपीय शक्तियों की जो हिस्सेदारी थी, जो भागीदारी थी, उनको वो समाप्त कर दिए। वहीं 1453 ईस्वी में कुस्तुंतनिया, इस्तांबुल पर तुर्की ने अधिकार कर लिया था। अब आगे देखते हैं नए मार्गों की खोज। इस्तांबुल नगर यूरोप एवं भारत के व्यापारिक मार्ग का मुख्य द्वार था। ये क्या है? भारत के व्यापारिक मार्ग का एक मुख्य द्वार था, मतलब रास्ता था उनका। यूरोपीय व्यापारियों को भारत पहुंचने के लिए एशिया के इसी मार्ग से होकर गुजरना पड़ता था। एक यही रास्ता था जो एशिया के मार्ग से होने के लिए एक रास्ता था। किंतु इस्तांबुल पर तुर्की कब्जे के बाद यूरोप से भारत को जोड़ने वाला एकमात्र व्यापारिक थल मार्ग बंद हो गया। जो क्या था? इस्तांबुल तुर्की के कब्जे के हिस्से में जो भी क्षेत्र थे, वो यूरोप से भारत से जोड़ने वाले जो मार्ग थे, उन मार्गों को धीरे धीरे बंद कर दिया गया। जो कौन से मार्ग थे? थल मार्ग थे। अरब व्यापारी अब एशियाई देशों से मूल्यवान रत्न, उत्तम श्रेणी के सूती तथा रेशमी वस्त्र, शक्कर इत्यादि यूरोप ले जाते थे। एशिया में अधिकांश मूल्यवान चीज़ें प्राप्त होती थी। जो क्या थे? मूल्यवान रत्न, उत्तम श्रेणी के सूती, रेशमी वस्त्र, शक्कर इत्यादि प्राप्त करके वो अपने देश या यूरोप देश ले जाते थे। यह माल इटली के जिनेवा, वेनिस, मिलान इत्यादि शहरों में उतारा जाता था, जहां से यूरोपीय व्यापारी उस माल को भारी चुंगी देकर खरीदते थे। मतलब उन जो व्यापारियों पर कर लगा करके उन्हें उन सामानों को या उनके सामानों को खरीदा जाता था और यूरोप के विभिन्न बाजारों में ले जाकर बेचते थे। यूरोप में इन वस्तुओं की बड़ी मांग थी, इसलिए क्या है, उन वस्तुओं को वो सस्ते दरों पर या कर लगा करके उन्हें खरीद लिया जाता था और बाजारों में जा करके बेच दिया जाता था। जिसकी आवश्यकता क्या थी? इतनी आवश्यकता बढ़ी थी और मांग भी बढ़ती गई थी। लेकिन व्यापारी अब अरब के व्यापारियों को हटाकर भारत से सीधा व्यापार करना चाहते थे, क्योंकि अब जो बीच में जो रास्ता था जिससे उनको क्या है असुविधा होती थी, जिससे वो बीच के व्यापारियों को हटा करके सीधे वो भारत से जो मूल्यवान चीज़ें प्राप्त होती थी वो प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए
इसलिए उन्होंने नए व्यापारिक मार्गों की खोज करना प्रारंभ कर दिया। मतलब ऐसे दूसरे और भी रास्ते वो खोज करने शुरू कर दिए। इस कार्य में यूरोप के कई महत्वाकांक्षी शासकों एवं रानियों ने भी उन्हें पर्याप्त सहयोग प्रदान किया। उनकी मदद के लिए जो महत्वाकांक्षी, जो शक्तिशाली शासक थे, जो कर सकते थे, वैसे शासक और रानियों ने भी उनका बहुत ही मदद किया। अब आगे देखते हैं। कुतुबनुमा दिशाओं का ज्ञान करने वाला यंत्र था। ये आविष्कार के बाद नाविकों ने कुतुबनुमा की सहायता से लंबी लंबी समुद्र यात्राएं की, जो आसानी से उनको दिशा प्राप्त करने में सुविधा होने लगी और रास्ते भी आसानी से मिल जाने लगे। अब आगे देखते हैं। भारत की खोज में निकले इटली के नाविक कोलंबस ने यूरोप से अमेरिका पहुंचने वाले समुद्री मार्ग की खोज की तथा पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अपनी लंबी यात्रा के दौरान अफ्रीका के दक्षिणी छोर, उत्तरांश, अंतरीप या कैप ऑफ गुड होप से होते हुए 20 मई सन 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी समुद्र तट कालीकट केरल बंदरगाह पर पहुंच गए। उन्होंने क्या है, इन खोजते खोजते उन रास्तों का पता करते करते उन्होंने समुद्री तट पर कालीकट के केरल बंदरगाह पर वो पहुंच गए थे। अब आगे देखते हैं व्यापारिक स्पर्धा, व्यापार में किस तरीके से स्पर्धा होने लगी। इन नए भूभागों का पता लगते ही पुर्तगाली एवं अन्य यूरोपीय व्यापारी वहां आने लगे। इस व्यापार से उन्हें भारी लाभ होने लगा। अब क्या है, भूभाग, उस जो नए नए भूभाग का जो पता लगने से, जिससे क्या है, पुर्तगाली जो और अन्य यूरोपीय व्यापारी थे वो धीरे धीरे वो भी उन जगहों पर व्यापार की दृष्टि से आने लगे और लाभ भी उन्हें प्राप्त होने लगा। 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड, फ्रांस तथा हॉलैंड भी इस स्पर्धा में उतर पड़े। मतलब जहाँ व्यापार के लिए होड़ थी उन जगहों पर इंग्लैंड भी अपना हाथ बटाने लगा उन क्षेत्रों पर। उन्होंने भी अपनी सामुद्रिक शक्ति बढ़ाई, मतलब समुद्र की जलपेड़ों की शक्ति को बढ़ाई और अपने नाविकों को लंबे अभियानों पर जाने के लिए प्रोत्साहित किया। मतलब लंबे लंबे समुद्र में सफ़र करने, ये यात्रा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन किया गया। फलस्वरूप यूरोपीय राष्ट्रों के बीच व्यापारिक स्पर्धा आरंभ हो गई, जो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि व्यापार की होड़ से अलग अलग राष्ट्र के लोग क्या है, समुद्री जलपेड़ों की सहायता से धीरे धीरे नए नए मार्गों की खोज करके अपने लिए व्यापारिक केंद्र बनाने शुरू कर दिए थे। अब अगला हेडिंग देखते हैं, व्यापारवाद का उदय। 16वीं शताब्दी में विदेशी व्यापार यूरोप की अर्थव्यवस्था का प्रमुख घटक बन गया तथा व्यापार में वृद्धि करना शासकों की प्रमुख नीति बन गई थी। तो व्यापार में वृद्धि करने के लिए शासकों ने क्या है, प्रमुख नीति मतलब नियम बनाने शुरू कर दिए। यहाँ पे बताया गया है कि व्यापारवाद इस नीति का मुख्य सूत्र था। देखते हैं इस सूत्र में क्या बताया गया कि व्यापारवाद का किस तरीके से नियम बनाया गया था। व्यापार द्वारा अपने राष्ट्र को अधिकाधिक मतलब बहुत अधिक मात्रा में संपन्न बनाना, सारी दृष्टिकोण से वो अपने आप को शक्तिशाली और संपन्न भरा पूरा बनाना व अन्य राष्ट्रों को मात दे देना। मतलब तो जो कमजोर देश हैं या जो नहीं कर पा रहे हैं उनको वो क्या है, मात दे करके आगे निकल जाते। शासकों ने इसके लिए अपने व्यापारियों को चुंगी में छूट सहित कई रियायतें दी। व्यापारियों को क्या है, चुंगी मतलब जो कर लगाया जाता था या लगाया जाता था उन पर छूट दी गई और कुछ क्षेत्र भी उन्हें दिए गए। इस आर्थिक नीति को व्यापारवाद कहा जाता है। यही क्या है, यही नीति या यही आर्थिक नियम जो बने थे वही क्या है, व्यापारवाद कहा जाने लगा, जिसमें चुंगी छूट दी गई और कुछ रियायती क्षेत्र भी उन्हें दे दी गई। व्यापार वृद्धि के साथ साथ यूरोप के व्यापारी वर्ग के पास अपार धन एकत्र होने लगे। व्यापार की वजह से क्या है, यूरोप के व्यापारियों के पास बहुत अधिक मात्रा में धन एकत्र होने लगे। अगला है व्यापारिक कंपनी की स्थापना। किस तरीके से व्यापारिक कंपनी की स्थापना की गई ये देखते हैं। व्यापारियों को विदेशी व्यापार से अपार लाभ होते तो थे, मगर इसमें उनके लिए कठिनाइयाँ और खतरे भी कम नहीं थे। जो क्या है, यूरोप के जो व्यापारी थे उनको लाभ तो मिलता था जो हम ऊपर में देखे, लेकिन साथ साथ में उन्हें कई कठिनाइयाँ मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता था। इन कठिनाइयों से बचने के लिए व्यापारी कारीगरों को काम देने, मतलब
जो इन समस्याओं से बचने के लिए वो लोग क्या करते थे, कारीगरों को काम देने लगे। तैयार माल इकट्ठा करने, माल का भंडारण करने जैसे अनेक कामों को सामूहिक रूप से करने में मदद देने लगे, जिससे उनको क्या है, उन खतरों से बचा जा सके। इसके लिए वो क्या है, व्यापारियों को काम देने शुरू कर दिए। इस प्रकार व्यापारिक कंपनी की स्थापना आरंभ हो गई। इस तरीके से क्या है, व्यापारिक कंपनी की जो स्थापना थी वो शुरू हो गई। 17वीं शताब्दी के आरंभ में व्यापार के लिए भारत आई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी लंदन के कुछ व्यापारियों द्वारा मिलकर स्थापित की गई कंपनी थी। किसके द्वारा? लंदन के व्यापारियों के द्वारा स्थापित की गई थी। ये भी एक व्यापारिक कंपनी थी। हॉलैंड, फ्रांस आदि यूरोपीय देशों में भी इस प्रकार की व्यापारिक कंपनी की स्थापना होनी शुरू हो गई। अब आगे देखते हैं यूरोप में व्यापार वृद्धि के परिणाम किस तरीके से होने लगे। यूरोप के व्यापार में हुई तीव्र वृद्धि के परिणाम स्वरूप वहाँ के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए जो निम्नलिखित हैं। पहला है, यहाँ पे बताया गया, हेडिंग दिया गया है, आर्थिक प्रभाव कैसे हुआ। यूरोपीय अर्थव्यवस्था में व्यापार तथा उद्योगों का महत्व बढ़ने लगा। यूरोप की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें सबसे ज़्यादा किसको महत्व देने लगा? व्यापार और उद्योगों को महत्व देने लगा और वो बढ़े भी। मध्यकाल में प्रचलित वस्तु विनिमय, वस्तुएं मतलब वस्तुओं का विनिमय, लेन देन करने की जो पद्धति के स्थान पर सोने चांदी के सिक्के आर्थिक लेन देन के माध्यम बन गए। अब वस्तुओं को विनिमय, वस्तुओं को खरीदी बिक्री करने के लिए उसका मुख्य माध्यम क्या बनाया गया? सोने और चांदी के सिक्कों को लेन देन में माध्यम बनाया गया। अब लंदन, ब्रिस्टल जैसे अनेक नए व्यापारिक केंद्रों का उदय हुआ। व्यापार के लिए पूंजी उपलब्ध कराने वाले बैंकों की संख्या में वृद्धि हुई। धीरे धीरे क्या है, व्यापारियों का तो उदय होने लगा, लेकिन साथ साथ जो पूंजी उपलब्ध कराने वाली, पूंजी जो देने वाली बैंकें थी उनकी संख्या में भी वृद्धि होनी शुरू हो गई। व्यापार में अधिकाधिक पूंजी का विनियोजन होने लगा। जहाज निर्माण जैसे व्यापार से जुड़े अनेक नवीन उद्योगों का प्रारंभ होने लगा। इन उद्योगों के माध्यम से अनेक जो भी नवीन या नए नए उद्योग थे वो भी प्रारंभ होने शुरू हो गए। व्यापार एवं उद्योग में अपार वृद्धि के कारण लाभ की मात्रा में भी वृद्धि हुई। फलस्वरूप यूरोपीय राष्ट्र अधिक संपन्न और कैसा होने लगा? समृद्ध होने लगा। सभी दृष्टिकोण से वो समृद्ध, उनके पास धन भरपूर मात्रा में एकत्र होने लगे। अगला है सामाजिक प्रभाव। व्यापारियों से संबंधित अनेक व्यवसायों की वृद्धि के फलस्वरूप समाज में बैंकर, दलाल, लिपिक, हिसाब लिखने वाले जैसे व्यवसायियों का एक वर्ग अस्तित्व में आया, जिसे मध्यम वर्ग कहा जाने लगा। सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यवसाय में धीरे धीरे जो क्या है, बैंकर, दलाल और लिपिक जैसे लोग भी धीरे धीरे उन कार्यों में काम करने में धीरे धीरे जुड़ने लगे, जो कौन से वर्ग में आने लगे? मध्यम वर्ग में आने लगे। कुशल कारीगर, जो अच्छे कारीगर थे, और निर्माता बनाने वाले भी इस समुदाय में जुड़ते चले गए। इन जो व्यवसाय के दृष्टिकोण में जो चल रहे थे उनमें भी वो धीरे धीरे शामिल होने शुरू हो गए। यह वर्ग रूढ़ियों और परंपराओं के बंधन में जकड़ा हुआ नहीं था। मतलब ये रूढ़ियों को ना मानते थे और ना परंपराओं को मानते थे, बल्कि ये खुले विचारधारा वाले थे। यह वर्ग नवीन बातों को जानने के लिए उत्सुक थे। मतलब उन जो नवीन बातें या विचारधारा थी उन्हें जानने के लिए हमेशा रुचि लेते थे। इस तरह मध्यम वर्ग आधुनिक सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ बन गया। इस तरह जो मध्यम वर्ग था वो धीरे धीरे क्या है, आधुनिक समाज की एक बुनियाद बन गया, उसकी रीढ़ बन गया, जो आगे बढ़ाने के लिए समाज को काफ़ी था। अब आगे देखते हैं राजनीतिक प्रभाव। व्यापार वृद्धि का प्रभाव यूरोप के राजनीतिक क्षेत्र पर भी पड़ा। व्यापारी वर्ग ने अपने ही हितों के लिए राजसत्ता का समर्थन किया, जो व्यापारियों को देश की संपन्नता का आधार मानकर शासकों ने भी व्यापारियों को हर संभव सहायता प्रदान करने लगे। यहाँ पे ये बताया गया है कि राजसत्ता, जो शासन में जो भागीदारी होती थी, उसमें व्यापारी लोग भी धीरे धीरे उसमें अपना हाथ बटाने लगे और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी वो राजसत्ता में अपना सहयोग प्रदान करना शुरू कर दिया।
इससे देश में व्यापारी वर्ग को महत्व और प्रतिष्ठा प्राप्त होने लगी, क्योंकि वो जो है राजनीतिक में अब वो भागीदारी हो रहे थे, जिससे उन्हें व्यापार की वजह से उन्हें प्रतिष्ठा मान सम्मान मिलने लगा। व्यापारी वर्ग की बढ़ती प्रतिष्ठा के साथ ही यूरोप में सामंतवाद का पतन भी आरंभ और एक नई व्यवस्था जिसे पूंजीवाद कहते हैं, मतलब पूंजीवाद जो अपने उद्योगों को खड़ा करने या जिनके पास अधिक पूंजी थी उन वर्गों का उदय होना शुरू हो गया, जिसे पूंजीवाद कहते हैं, अस्तित्व में आने लगे। अब उन्हीं का क्या था, बोलबाला या उनकी ही दृष्टिकोण सामने आने शुरू हो गई। यही आधुनिक युग की प्रमुख विशेषता थी। इसने पूंजीपति और मध्यम वर्ग के अलावा तीसरे और बहुसंख्यक श्रमिक, मतलब बहुत अधिक मात्रा में जो श्रमिक वर्ग का भी जन्म होने लगा। पूंजीपति उत्पादन हेतु आवश्यक कच्चे माल के तथा कारखानों में मशीनों से तैयार होने वाले वस्तुओं के मालिक थे। जो पूंजीपति वर्ग थे वो क्या थे, उत्पादन हेतु आवश्यक कच्चे माल खरीदने वाले तथा कारखानों में बनने वाले जो तैयार माल थे उन वस्तुओं के वो मालिक थे, जिनका मुख्य उद्देश्य क्या था, मुनाफा कमाना, मतलब फायदा कमाना। वस्तुओं की बिक्री पर भी उन्हीं का नियंत्रण था। वस्तुओं को किस तरीके से किस मात्रा में बिक्री करनी है, इनका भी उन्हीं का भी पूंजीपति वर्गों का ही उन पर नियंत्रण था। श्रमिक लोग वस्तुओं का उत्पादन करते थे और पूंजीपतियों से वेतन प्राप्त करते थे। इस तरीके से वो धीरे धीरे पूंजीपति वर्गों का भी अपना एक महत्व राजनीतिक में बढ़ने लगा। अब व्यापारिक समुदाय ने उत्पादन प्रणाली में सुधार किया। जो व्यापारी समुदाय के लोग थे वो अपने उत्पादन, जो भी चीज़ें उत्पादन करते थे उनमें सुधार होने शुरू हो गए, ताकि कम समय में ज़्यादा वस्तुएं तैयार की जा सके। पहले कारीगर अपने सामान्य औजारों से अपने घरों में अपने परिवार के सदस्यों की मदद करते थे। कारीगर जो क्या थे, अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों से मिल करके वो वस्तुओं को तैयार करते थे। उन्हें आवश्यक कच्चा माल व्यापारियों से प्राप्त होता था, किंतु यह धीमी घरेलू व्यवस्था बाजार की लगातार बढ़ती मांग की पूर्ति करने में समर्थ नहीं था। कहने का मतलब कि धीरे धीरे जो घर में औजारों के माध्यम से या घरेलू व्यवस्थाएं जो मशीनें लगी हुई थी उनके घरों में, वो क्या है कम समय में बस थोड़ी ही वस्तुओं को तैयार कर पाते थे, लेकिन जो बड़ी मशीनें थी उनमें उत्पादन ज़्यादा होता था। तो धीरे धीरे क्या है, उनकी मांग बढ़ने की वजह से वो उन मांगों को पूरा करने में असमर्थ होने लगे। 18वीं सदी की नवीन कारखाना व्यवस्था में कारखाने का मालिक पूंजी लगाकर बड़ी मात्रा में कच्चा माल खरीदता था। जो कारखानों के जो मालिक थे वो पूंजी लगाकर, मतलब अधिक धन लगा करके बड़ी मात्रा में कच्चे माल को खरीद लेते थे। नई मशीनों की मदद से कारीगरों को काम पर लगाकर वस्तुएं तैयार करता था और उन्हें बाजार में बेचता था। धीरे धीरे कारखानों में कारीगरों को काम भी देने लगे और वस्तुएं तैयार करने लगे और उन वस्तुओं को बाजार में बेचा जाने लगा। आगे देखते हैं। श्रमिक अब घरों में नहीं बल्कि निश्चित वेतन पर कारखानों में काम करते थे। अब पहले क्या थे, वो लोग अपने ही घरों में अपने ही औजारों से सामान तैयार करते थे, लेकिन अब क्या है धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। अब वे लोग सीधे कारखानों में काम करते थे और निश्चित वेतन भी प्राप्त करते थे। सबसे पहले इंग्लैंड में इस नई व्यवस्था का उदय हुआ। यह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, इंग्लैंड में यह व्यवस्था धीरे धीरे शुरू होने लगी। मशीनों का उपयोग भी सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुआ। सूती कताई की मशीन, नए किस्म के घरघरों और भाप की शक्ति से चलने वाले इंजन के आविष्कार के कारण इंग्लैंड में सूती कपड़े के उत्पादन में खूब वृद्धि हुई, क्योंकि धीरे धीरे क्या है, लोग उद्योगों के बढ़ने की वजह से नए नए मशीनें लगने लगे और हाथ से बनने वाली चीज़ें अब धीरे धीरे वो भाप की शक्ति से चलने वाले इंजन का भी आविष्कार होने लगा, जिसमें सूती कपड़े का उत्पादन होने लगा और जो बड़ी मात्रा में बिक्री होने लगी और उत्पादन भी बढ़ने लगा। मानवीय श्रम मतलब मनुष्यों के द्वारा श्रम अथवा पशुओं के बल से चलने वाली मशीनें अब भाप की शक्ति से चलने वाली मशीनें बन गई। जो क्या है, पहले मानव के द्वारा श्रम करके किया जाता था और पशुओं के द्वारा, लेकिन अब धीरे धीरे क्या है, उन जगहों पर भाप की शक्ति से चलने वाली मशीनों का उपयोग किया जाने लगा।
भाप की शक्ति से पानी के जहाज़ों को तेज गति से चलाना संभव हुआ और यातायात क्या होने लगा, आसान होने लगा। यहाँ बताया गया है कि विकास के इस नए दौर को कारखाने में मशीनों की मदद से वस्तुओं के बेहिसाब उत्पादन को औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि इसमें कम समय में अधिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाने लगा। अब आगे देखते हैं 18वीं सदी के उत्तरार्ध में शुरू में देखते हैं कि इंग्लैंड में शुरू हुई इस औद्योगिक क्रांति ने अन्य यूरोपीय देशों की उत्पादन प्रणाली को भी प्रभावित किया। आगे चलकर बिजली तथा दमन भट्टी मतलब बड़े बड़े जो भट्टियाँ होती हैं उनमें जला करके जैसे आविष्कार से लोहे की ढलाई जैसी मुश्किल काम को आसान बना दिया। अब वो क्या है, पहले आगे चलकर हम बिजली तथा दमन भट्टी मतलब जो बड़े बड़े कोयले जला कर या आग जला करके वस्तुओं को ढा करके, लोहे को ढा करके वस्तुएं तैयार किया जाता है या सामान बनाया जाता था। अब वो मुश्किल काम धीरे धीरे आसान होने लगा। इस तरह नए आविष्कारों और साधनों ने औद्योगिक क्रांति को अधिक प्रभावी बना दिया। तेज गति से कम समय में ज़्यादा उत्पादन की क्षमता प्राप्त कर यूरोपीय देश अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल की प्राप्ति के लिए दूसरे देशों की ओर उन्मुख हुए, क्योंकि उत्पादन क्षमता अब धीरे धीरे क्या है, बढ़ने लगी थी, जिसकी वजह से उद्योग में कच्चे माल की भी आवश्यकता बढ़ने लगी, जिससे लोग दूसरे देशों की ओर कच्चा माल प्राप्त करने के लिए उन्मुख होने लगे, उस ओर मुड़ने लगे। अब आगे देखते हैं उपनिवेशों की स्थापना। यूरोपीय लोगों ने सर्वप्रथम अमेरिका महाद्वीप के संपन्न प्रदेशों को हस्तगत किया और वहां अपने उपनिवेश स्थापित किए। यहाँ बताया कि सर्वप्रथम अमेरिका के महाद्वीप के संपन्न मतलब जो महाद्वीप संपन्न थे, सभी दृष्टि से संपन्न थे, वे क्या है, प्रदेशों को हस्तगत किया और वहां उन्होंने क्या है, उन लोगों से वहां के लोगों को उपनिवेश स्थापित किए और सामान प्राप्त करने के लिए उन्हें काम पर लगाने लगे। स्पेन ने मुख्यतः दक्षिण तथा मध्य अमेरिका में अपनी सत्ता स्थापित की। इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अटलांटिक महासागर के तटवर्ती भागों में अपने उपनिवेश बसाए। ये उपनिवेश वे थे जो शक्तिशाली देश थे या संपन्न जो देश थे, वो जो कमज़ोर होते थे जहाँ से या फिर उन्हें कच्चा माल प्राप्त होता था, उन जगहों को या उन क्षेत्रों को वो अपना उपनिवेश बना लिया करते थे। दक्षिण पूर्व एशिया में इंडोनेशिया पर डच ने, भारत पर सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने, तदनंतर अंग्रेजों, डचों एवं फ्रांसीसियों ने कब्जा जमाया तथा आगे चलकर अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी यूरोपवासियों ने अपने उपनिवेश स्थापित किए। धीरे धीरे क्या थे, ये सर्वप्रथम यहाँ बताया गया कि पुर्तगालियों ने, अंग्रेजों, डच और फ्रांसीसियों ने कब्जा जमाया और आगे चलकर अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी यूरोपवासियों ने अपने उपनिवेश स्थापित किए। अपने उद्योगों के लिए अधिकाधिक कच्चा माल प्राप्त करने के लिए उन्होंने उपनिवेशों पर मनमाने प्रतिबंध लगाए। अपने उद्योगों के मतलब अपने जो कंपनियां थी उनके में ज़्यादा क्या है, कच्चे माल की प्राप्त होने लगी, जिससे वो उपनिवेशों पर जिन जगहों पर या जिन क्षेत्रों पर वो अपना शासन करते थे उन जगह पर वो मनमाने तरीके से अपना प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। उनके कच्चे माल से अपने उद्योगों को चलाया और अपने तैयार माल को भी वापस उन्हीं देशों में ऊंची कीमत पर बेचा गया। कहने का मतलब यहाँ है कि जिन जगहों से वो कच्चा माल प्राप्त करते थे उन्हीं जगहों पर उन्हीं वस्तुओं को ऊंची कीमत पर वो बेचना शुरू कर दिए। इस प्रकार उन्होंने उपनिवेशों के मूल निवासियों को दमन करके उनका अधिकाधिक मात्रा में क्या है, आर्थिक शोषण करना धीरे धीरे शुरू कर दिया, जो क्या था, कच्चा माल प्राप्त करने के दृष्टिकोण से किया जा रहा था। अब आगे देखते हैं, उपनिवेशों से संबंधित इस नीति को क्या कहा गया है, उपनिवेशवाद कहा गया है। उपनिवेश जो क्या था, शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर अपनी आवश्यकता या आर्थिक रूप से उस पर शोषण करता था, वही देश उसका क्या कहलाता था, उपनिवेशवाद कहलाता था। यह उपनिवेशवाद यूरोपीय राष्ट्रों की व्यापार वृद्धि और व्यापारियों की बढ़ती धन लिप्सा का ही क्या था, परिणाम था। ये क्या था, व्यापारिक दृष्टिकोण से जो किया
किया जाने वाला ही एक परिणाम था। उपनिवेशवाद के दो बड़े परिणाम हुए। इन व्यापार के दृष्टिकोण से जो किए जाने जा रहे थे, इसके दो परिणाम सामने आए। पहला है अधिकाधिक उपनिवेशों को हथियाने के लिए, मतलब अधिकाधिक उपनिवेश क्षेत्रों को वो क्या है, हथियाने के लिए यूरोपीय राष्ट्रों में संघर्ष होने लगे, जो अंततः प्रथम विश्व युद्ध में बदल गया। जो संपन्न देश थे, जिस तरीके से हम यहाँ पे देखें कि उपनिवेश बनाने के चक्कर में या के लिए वो क्या है, उन देशों पर अपना मनमाने तरीके से उनको शोषण करते थे इस तरीके से, और दूसरे देश थे या राष्ट्र थे वो भी उस कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए संघर्ष होने लगे, जो धीरे धीरे किसका रूप लेने लगा, प्रथम विश्व युद्ध में धीरे धीरे वो बदल गया। दूसरा पॉइंट है, अपने अधीनस्थ उपनिवेशों पर अधिकार जमाए रखने के लिए यूरोपीय शक्ति ने वहाँ की जनता को अशिक्षित और पिछड़ा बनाए रखा। जो उपनिवेश, अधीनस्थ उपनिवेश थे, जिन जगहों पर उन्होंने कब्जा किया था, उन जगहों के लोगों को धीरे धीरे उन्होंने अशिक्षित, मतलब पढ़ाई से उन्हें वंचित कर दिया गया और वहाँ से हर तरीके से उन्हें पिछड़ा बना दिया गया, जिससे इन औपनिवेशिक राष्ट्रों के समग्र संसाधनों का न सिर्फ भरपूर शोषण हुआ, बल्कि वे अशिक्षा और पिछड़ेपन के गहरे गर्त में भी डूबते चले गए। इसका परिणाम क्या हुआ कि वो क्या है, संसाधनों का भरपूर शोषण तो कर ही रहे थे, अशिक्षा भी से भी वंचित रखा गया और साथ ही पिछड़ेपन में इतने गिरते वो चले गए कि ऊपर उबरना भी उनके लिए मुश्किल हो गया। तो बच्चों, आप लोगों का लेसन यहीं तक समाप्त होता है। आप लोगों का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, यूरोपीय व्यापारियों ने व्यापारिक कंपनी की स्थापना की, क्यों? क्वेश्चन नंबर 2, मध्य वर्ग आधुनिक सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ बन गया, क्यों? क्वेश्चन नंबर 3, पुनर्जागरण का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों, समय पे आप अपने होमवर्क पूरा कीजिए। थैंक यू।